हाय एवरीवन, आई एम अमन खान एंड वेलकम टू लॉयड बाय अमन। सो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा मुस्लिम लॉ, जिसके सिर्फ एक या दो टॉपिक्स बचे। हमारा लास्ट टॉपिक था इनहेरिटेंस पार्ट 1। आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2। या सो इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 क्लासेस। जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती है, मुस्लिम पर्सन की, 3 लोगों में, उनकी 3 क्लासेस में बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। पहली क्लास होती है शेयरर्स की, दूसरी होती है रेसिड्यूरीज और तीसरी होती है डिस्टेंट किंडर। इनमें से भी एक्चुअली कौन इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी, क्योंकि सब इनहेरिट नहीं कर सकते, तो कुछ लोग एक्सक्लूड होते हैं और कुछ लोग पास ऑन हो जाते हैं। जैसे शेयरर्स जो होते हैं, उनमें से कुछ एज जो होते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द नियरर ब्लड रिलेटिव, और कुछ पास ऑन हो जाते हैं रेसिड्यूरी सेक्शन में। या सो वी विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट इन दिस वीडियो। नाउ what we're going to cover in this video is शेयरर्स, रेसिड्यूरीज और डिस्टेंट किंडर्ड के कैसे शेयर्स जो है वो डिवॉल्व होते हैं, रेशियोज कैसा होता है उसका, एंड इनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। या सो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली ये एक्चुअल एयर्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पूरा का पूरे जो शेयरर्स के एयर हैं उन लोगों को नहीं मिलती है जो एस्टेट होती है, कुछ एक्सक्लूड होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होता है कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। जो शेयरर्स होंगे उनमें से किन एयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी, उन शेयरर्स में से कितने होंगे जो एक्सक्लूड हो जाएंगे, कितने होंगे जो पास ऑन हो जाएंगे रेसिड्यूरीज में, ये सब। तो कभी कभी क्लासेस एक्सक्लूड होती हैं, मतलब अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शेयरर्स में ही पूरी की पूरी खत्म हो गई तो फिर रेसिड्यूरीज और डिस्टेंट किंडर को कुछ नहीं मिलता, वो दोनों क्लासेस एक्सक्लूड हो जाती हैं। कभी कभी ये होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास की कुछ एज एक्सक्लूड हो जाते हैं। समझो शेयरर्स में अगर नियरर ब्लड रिलेटिव में ही आके वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, वो एस्टेट खत्म हो गई, तो फिर बाकियों को नहीं मिलता, बाकी एज एक्सक्लूड हो जाते हैं। या तो इससे एक्सक्लूड होते हैं या तो नियरर ब्लड रिलेटिव के होने से वो एक्सक्लूड होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर फादर है एंड उनके 2 बेटे हैं, तो अगर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी उस डिजीज की, वो उसके भाई के पास नहीं जाएगी, वो जाएगी उसके फादर के पास। क्यों? क्योंकि फादर के होने से उसका भाई जो है वो एक्सक्लूड हो गया, अगर उसके फर्दर कोई डिसेंडेंट्स नहीं है तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूजन है वो आप लोगों को इस पूरे वीडियो में ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे कैसे वो यूज होगा वो आपको पता चलेगा व्हेन शेयरर्स का जो क्लेम है वो डिस्कस होगा। या नाउ ये जो रूल है कि कुछ एक्सक्लूड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, या कुछ पास ऑन हो जाता है, ये हर क्लास के लिए अलग होता है। मतलब शेयरर्स के क्या होता है ये रूल कि कुछ शेयरर्स जो होते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो रेसिड्यूरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेसिड्यूरीज और डिस्टेंट किंडर के 2 तरह के रूल्स होते हैं। पहला कि रेसिड्यूरीज के 4 क्लास में डिवीजन होते हैं और एक पर्टिकुलर क्लास दूसरे क्लास को एक्सक्लूड कर देती है, और दूसरा होता है कि कभी कभी एक क्लास के कुछ एयर्स को प्रेफरेंस मिलती है दूसरे एयर्स से। या और ये चीज सेम होती है 2 क्लासेस के लिए, दैट इज डिस्टेंट किंडर्ड एंड रेसिड्यूरीज। या सो ये हो गया कि कैसे डिटरमाइन होगा कि एक्चुअली किसको मिलेगा, जो एक्चुअल एयर होगा वो कौन होगा, बाय डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूजन। या सो ये हो गया। नाउ शेयर्स कैसे होंगे। पहला आ गया शेयरर्स। शेयरर्स के जो शेयर होंगे वो टेबल के हिसाब से होंगे, मतलब कुरान में ये 12 रिलेशंस दिए हैं, ब्लड रिलेशंस, जिनको उनका पर्टिकुलर रेशो जो है वो दिया हुआ है कि इनको इतना ही मिलना है। सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबके हिस्से में उनका पर्टिकुलर रेशो है कि इतना क्लेम उनका है। या फॉर एग्जाम्पल 1/6 और 1/4 और 1/8, ठीक है, सबके शेयर्स डिसाइडेड हैं जिसका टेबल आई एम गोना शेयर। या तो उसको बस देखना है, पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ किसको कितना शेयर मिलता है। या सो ये हो गया शेयरर्स का। सेकंड है रेसिड्यूरीज। ऑलराइट, सो रेसिड्यूरीज के 2 कंडीशंस होते हैं। जब जो रेसिड्यूरीज हैं वो सारी लड़कियां हैं, या जो रेसिड्यूरीज हैं वो सारे लड़के हैं। तो अगर रेसिड्यूरीज सारी लड़कियां हैं और सारे लड़के हैं, मतलब मिक्स नहीं है, या तो सारी लड़कियां हैं या तो सारे लड़के हैं, तो उनमें इक्वली बढ़ जाएगा जो बच्चा वो एस्टेट होगा। अगर लड़की लड़के मिक्स हैं तो फिर इस्लामिक लॉ के हिसाब से लड़के को डबल शेयर मिलेगा। या तो ये हो गया 2 कंडीशन रेसिड्यूरीज की। जहाँ डिस्टेंट किंडर की बात आती है उनके अलग रूल्स होते हैं, एंड डिस्टेंट किंडर में वो रिलेटिव्स होते हैं, वो ब्लड रिलेटिव्स जो ना ही शेयरर्स होते हैं और ना ही रेसिड्यूरीज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कि किन ग्राउंड्स पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड है। पहला आ जाता है उसमें से सबब और वैलिड मैरिज, जिसमें से 2 लोग के राइट्स निकलते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। सेकेंड इज नसब या कंसैगनिटी, विच इज शेयरर्स बाय रिलेशनशिप्स, और इसके 10 होते हैं, 10 एज होते हैं उसके लिए। या एंड द लास्ट इज वन, ये फिक्टिशियस रिलेशनशिप्स होते हैं और सिर्फ स्पेशल केसेस में इनको इनहेरिटेंस मिलती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एज कि शेयरर्स, रेसिड्यूरीज और डिस्टेंट किंडर को कैसे मिलेगा। पहला आ जाता है हमारा शेयरर्स। कुरान में देयर इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एज जो कि इनहेरिट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज की प्रॉपर्टी, वो है ये सारे लोग।
तो इस्लाम के आने से जो शेयर्स थे उनके जो शेयर्स थे वो फिक्स हो गए थे। पहले या तो उनको शेयर्स नहीं मिलते थे या तो उनके शेयर्स फिक्स नहीं होते थे। तो कुरान ने सबसे पहले इस चीज को फिक्स किया कि प्रेफरेंशियल क्लेम के हिसाब से शेयर्स बांटे गए, पुरानी लॉ को चेंज किया और एक फिक्स्ड शेयर था हर एयर का। या तो हस्बैंड, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, यूट्रिन ब्रदर्स, इन सब का भी फिक्स्ड होता है, फीमेल शेयर्स का भी फिक्स्ड शेयर होता है ना। इस चीज का एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी किसी केसेस में जो शेयरर्स होते हैं वो रेसिड्यूरीज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज सन है, उसका फादर जो है वो शेयरर की लिस्ट में है, या ही विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज सन। लेकिन अगर उस डिजीज सन का एक बेटा है देन द फादर विल बिकम अ रेसिड्यूरी, और जो उसकी एस्टेट है वो पहले उसके बेटे को जाएगी, उसके बाद बचा हुआ हिस्सा जाएगा फादर को, या इफ अगर बचा तो। या सो ये चीज है कि वो रिलेशनशिप्स, वो एयर्स जो कि शेयरर्स हैं वो रेसिड्यूरीज भी हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियरर ब्लड रिलेटिव। ओके, तो जब हम क्लेम की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूजन, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसमें 3 रूल थे। पहला कि जो नियरर ब्लड रिलेटिव है वो रिमोट ब्लड रिलेटिव को एक्सक्लूड करता है। या सेकेंड कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी के थ्रू किसी से रिलेटेड है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके थ्रू वो रिलेटेड है वो एक्सक्लूड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए है, उसके 2 सन है एक्स एंड वाई की डेथ हो जाती है, तो एक्स कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी ऑन द पॉइंट कि मैं भाई हूं वाई का। नहीं, एक्स और वाई कैसे लिंक्ड है? उसके फादर से, ए से। तो वाई की प्रॉपर्टी पे पहला राइट होगा ए का, ना कि एक्स का। तो ए ने एक्सक्लूड करा एक्स को, ये हो गया रूल 2। एंड रूल 3 है कि वो इंसान जो कि खुद एक्सक्लूडेड है वो दूसरे के शेयर को भी अफेक्ट करता है। तो पहले ये चीज आपको समझनी है। दूसरी ये चीज याद रखनी है कि शेयरर्स के क्लेम किस तरह से एक पर्टिकुलर एस्टेट के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं, वो हम अब समझेंगे। या तो 3 कंडीशंस होती हैं एक हेरिटेबल प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में। या इन द केस ऑफ शेयरर्स, पहली कंडीशन ये है कि जो क्लेम है उन पर्टिकुलर शेयरर्स का कलेक्टिव क्लेम जो है वो हेरिटेबल प्रॉपर्टी के बराबर है। तो जब क्लेम और हेरिटेबल प्रॉपर्टी दोनों बराबर हैं तो हेरिटेबल प्रॉपर्टी उन सब में बढ़ जाएगी, या कोई इशू नहीं। बट सेकंड है कि अगर उनका क्लेम जो है वो हेरिटेबल प्रॉपर्टी से कम हो तब क्या होगा? तो ये होगा कि हेरिटेबल तो वो जो प्रॉपर्टी है उसमें से उनका क्लेम उनको देके वो रेसिड्यूरीज में ट्रांसफर हो जाएगी। या थर्ड इज व्हाट इफ जो उनका क्लेम है वो हेरिटेबल प्रॉपर्टी से बड़ा हो, मतलब प्रॉपर्टी तो कम है लेकिन जो उनका क्लेम है वो ज्यादा हो, तो उन सभी का क्लेम थोड़ा थोड़ा कम होगा और उस प्रॉपर्टी से एट पार आएगा ताकि वो बच सके। या ये है 3 कंडीशंस जब शेयरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ऑफ अ पर्टिकुलर एस्टेट। या तो यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन यू रीड दैट लिस्ट के सबके शेयर्स मेंशन्ड है कुरान में। बस आपको ख्याल किस चीज का रखना है, अगर नियरर ब्लड रिलेटिव है तो वो दूर वाले को एक्सक्लूड कर देगा, या तो एक्सक्लूड कर देगा या तो वो रेसिड्यूरीज में ट्रांसफर हो जाएगा। या जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, तो इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग। आपको बस एक चीज का ध्यान रखे दैट अ डिजीज पर्सन प्रॉपर्टी जो है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से उनके क्लेम के रेशो के हिसाब से बढ़ जाती है। बस ध्यान इस चीज का रखना होता है कि ब्लड रिलेटिव जो है वो नियरर है या रिमोट है, और जो पर्टिकुलर हेरिटेबल प्रॉपर्टी है वो कलेक्टिव क्लेम से एट पार है, ज्यादा है या कम है। दैट्स इट। तो यहाँ से हमने 2 डॉक्ट्रिन सीखी हैं। पहली है डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज और दूसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज उस तरह से होता है कि अगर एक पर्टिकुलर क्लेम हेरिटेबल प्रॉपर्टी से ज्यादा है तो वो जो क्लेम है सभी लोगों का, सभी एयर्स का वो जो क्लेम है वो प्रोपोर्शनली कम होगा उस हेरिटेबल प्रॉपर्टी से एट पार आने के लिए। या ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न क्या होता है कि अगर शेयरर्स से प्रॉपर्टी बच गई है और रेसिड्यूरीज के पास चली गई है बट देयर आर नो रेसिड्यूरीज, तो वो प्रॉपर्टी वापस से शेयरर्स में ही बढ़ जाती है। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न और रद्द। तो ये 2 डॉक्ट्रिन थे जो हमने शेयरर्स के इनहेरिटेंस के केसेस में पढ़े। या नाउ नेक्स्ट इज रेसिड्यूरीज। रेसिड्यूरीज वो क्लास होती है जो कि बचा हुआ शेयर इनहेरिट करती है एक पर्टिकुलर डिजीज का। अगर शेयरर्स में से कुछ बचता है तो फिर वो रेसिड्यूरीज में ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स: डिसेंडेंट्स, असेंडेंट्स,
descendants of father and descendants of true grandfather, how high soever. Now what's a true grandfather? True grandfather is basically वो ascendants जिनके बीच कोई फीमेल नहीं आ रही, जैसे फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर, फादर, अगर फादर है, फादर्स मदर है, मदर्स फादर है, तो क्योंकि एक लिंक बीच में मदर की आ गई तो फिर वो उनके ऊपर के जो असेंडेंट्स होंगे वो ट्रू ग्रैंडफादर नहीं होंगे. बेसिकली चेन ऑफ मेल असेंडेंट्स या मेल एंसेस्टर्स जिसके बीच कोई वुमन एंसेस्टर की लिंक ना हो, या ये होता है ट्रू ग्रैंडफादर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्लास, दैट इज डिसेंडेंट्स. डिसेंडेंट्स में हमारे आते हैं सन एंड सन सन. असेंडेंट्स में हमारे आते हैं फादर, सेकंड ट्रू ग्रैंडफादर, थर्ड इज डिसेंडेंट्स ऑफ फादर जिसमें आता है फुल ब्रदर. फुल सिस्टर जो होती हैं वो रेसिड्यूरी पार्ट लेती हैं ब्रदर के साथ, लेकिन ब्रदर जो होता है उसका डबल पोर्शन होता है. या सिक्स्थ है फुल सिस्टर, सेवेंथ कंसैंग्विन ब्रदर, एट्थ कंसैंग्विन सिस्टर, नाइन्थ फुल ब्रदर सन, 10th consanguine brother son, 11th full brother son son, and 12th is consanguine brother son son. या ये हैं बाकी जो कि descendants of father हैं. Now last is descendants of true grandfather, या जिसमें first है full paternal uncle, then consanguine paternal uncle, full paternal uncle son, consanguine paternal uncle son, full paternal uncle son son, consanguine paternal uncle son, and the last is male descendants of more remote true grandfather. या तो बेसिकली इफ यू सी, शरिया लॉ ने दूर दूर तक के ब्लड रिलेटिव्स को कवर करने की कोशिश करी है अंडर द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज पर्सन. या लेकिन प्रेफरेंशियल बेसिस पे होता है. दैट मीन्स जो सबसे ऊपर टॉप क्लास का होता है सबसे पहले उसको मिलती है. अगर उससे बचता है कोई एस्टेट तो फिर वो रेसिड्यूरीज में जाती है. या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज डिस्टेंट किंडर. नाउ इस क्लास की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस ये है कि वो रिलेशन जो शेयरर्स और रेसिड्यूरीज नहीं होते हैं वो डिस्टेंट किंडर्ड होते हैं. या और उसकी लिस्ट है ये. पहला जिसमें आता है डिसेंडेंट्स ऑफ डिजीज जिसमें 2 heirs होते हैं. दूसरा असेंडेंट्स ऑफ डिजीज जिसमें अगेन 2 heirs. थर्ड इज डिसेंडेंट्स ऑफ पेरेंट्स जिसमें 6 heirs होते हैं. एंड द लास्ट इज डिसेंडेंट्स ऑफ इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स. अभी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. ऑलराइट. एंड द नेक्स्ट इज सेकंड काइंड ऑफ डिस्टेंट किंडर्ड, वो लोग जो कि अनरिलेटेड होते हैं डिजीज से बाय ब्लड. दे आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, लेकिन उनको तब भी इनहेरिटेंस में हिस्सा मिलता है. 4 हेड्स में बांटे गए हैं: सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेज किन्समैन, यूनिवर्सल लेगेटीज एंड गवर्नमेंट. पहला है सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट. सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट वो पर्सन होता है जिसको सक्सेशन का राइट थ्रू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि उसने डिजीज के साथ किया था. या दूसरा है एक्नॉलेज किन्समैन. नाउ एक्नॉलेज किन्समैन वो इंसान होता है जो डिजीज से किसी के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसको डिजीज ने एक्नॉलेज किया होता है एज अ पर्टिकुलर रिलेटिव. लाइक एक एक्स है, उसने वाई को अपना अंकल मान लिया. अंकल मतलब फादर का भाई. या तो यहाँ जो उसने माना है उसको अपना अंकल, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है. वो पर्टिकुलर एक्नॉलेज अंकल जो है वो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है. या लेकिन इसमें ये है कि देयर शुड बी अ चेन. Okay, there should be a link between that particular acknowledged person and the disease. डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी के थ्रू होना चाहिए. जैसे इस केस में फादर के थ्रू था, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, समझो एक्स है, उसने वाई को अपना बेटा माना है, यहाँ वो जो वाई है वो इनहेरिट नहीं करेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेटेड है एक्स से. डायरेक्ट एक्स ने उसको करा है, किसी के थ्रू नहीं हुआ है. पिछले केस में क्या था, फादर के थ्रू रिलेशन उसने एक्नॉलेज किया था. थर्ड इज यूनिवर्सल लेगेटी. एक पर्टिकुलर डिजीज जो है वो एक पर्सन को अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल करके जा सकता है. ये तभी हो सकता है जब पहली कंडीशन उसका कोई एयर ना हो, फर्स्ट क्लास का उसका कोई भी एयर ना हो, और दूसरा जो अबव मेंशन चीजें हैं दैट इज सिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेज किन्समैन, वो दोनों भी ना हो, तब जाके एक पर्टिकुलर पर्सन डिजीज जो है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, एक इंसान को पूरी प्रॉपर्टी विल करके जा सकता है. लास्ट इज गवर्नमेंट. अगर कुछ भी नहीं है, अबव मेंशन कोई भी एयर नहीं है, तब वो प्रॉपर्टी एट द एंड गवर्नमेंट के पास जाती है. दैट इज एस्चीट. तो बेसिकली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होते कैसे हैं, पहले
पहला स्टेप ये कि देखा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर एयर है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, शेयरर्स, रेसिड्यूरीज, डिस्टेंट किंडर और द फोर्थ काइंड, जिसमें दूसरा स्टेप जब ये असर्टेन हो जाता है तो फिर आता है कि वो जो पर्टिकुलर क्लेम है, कलेक्टिव क्लेम है, वो हेरिटेबल प्रॉपर्टी से एट पार है, ज्यादा है या कम है। उस हिसाब से हर एयर का शेयर जो है वो डिसाइड होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। So this was inheritance under Muslim law, Sunni concept, and stay tuned. Good luck and bye.